हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया सा। चलिए, आज हम लोग बुलियन का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं। और जैसा कि हमने दूसरे लेक्चर में बात की थी सांद्रता पदों की, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की, उसी के कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ हम करने जा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम जो और बचे हुए हमारे सांद्रता पद थे, हमने उस दिन मोलरता तक बात की थी। तो मोलरता और उससे पहले परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसा कि हमारे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, 1 लीटर समुद्री जल में 5.8 गुना 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है, तो विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। अब देखिए, याद करिए आप, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सांद्रता ppm बराबर होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन into 10⁻⁻6। तो अब हमसे क्या कह रहा है? सॉल्यूशन का जो पार्ट्स लिया गया है उसमें 1 लीटर जल में इतने ग्राम ऑक्सीजन को घोला गया है। तो भाई हमें सॉल्यूट के पार्ट्स तो पता चल गए। पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? सीधा यहीं पर पुट कर देते हैं। 5.8 × 10⁻³ ग्राम। अब दिक्कत यह है कि ग्राम में अगर सॉल्यूट के पार्ट्स हैं तो सॉल्यूशन के पार्ट्स भी किसमें होने चाहिए? ग्राम में ही होने चाहिए। लेकिन हमें यहाँ लीटर बोल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज हमको यहाँ पर इसमें दे रखी है, समुद्री जल का घनत्व, डेंसिटी दी, और ये हमें वॉल्यूम पता है। तो बड़ी आसानी से हम Vm = V × D फॉर्मूला यूज करके इस वॉल्यूम को मास में चेंज कर लेंगे। तो V हमारा कितना है? 1 लीटर मतलब 1000 ml। D कितना है? 1.03। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? ये 0 से पॉइंट हट जाएगा, 103 × 10 1030 ग्राम। दैट इज द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। बस रख दीजिए आप, क्वेश्चन खत्म। 1030 ग्राम इंटू 10⁻⁶। दैट्स ऑल। सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 3 पावर से तो इसकी 3 मर जाएंगे, 3 बचेंगे। 1 0 से और मर जाएगा, तो कितनी बचेंगी? 2। अब एक ये वाला दशमलव उठा दो, पावर 1 बचेगी। तो ऊपर बचेगा 580 और नीचे 103। लगभग 5 बार इसका डिवाइड कर देंगे, 5 बार भाग चला जाएगा। 103 पंचे 515। अब बचेगा कितना? 80 15 आ गया, 23 दशमलव लगा दिया, 650 हो गया। अब लगभग 6 बार चला जाएगा, 618। ठीक है, तो अब कितना बचेगा? लगभग 32, 320, 3 बार चला जाएगा। तो दैट्स मीन 5.63 ppm। दैट इज आवर आंसर। नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमसे क्या कहना है? 18 ग्राम जल में
2 ग्राम ग्लूकोज घुला है तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात हो। बड़ा आसान। हमसे परसेंटेज बाई मास पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन बराबर क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट को जोड़ दो, 18 प्लस 2 गुणा 100 कितना आ जाएगा भैया, ये नीचे 20 हो जाएगा, ऊपर 2 था 100, 2 से 2 मरेगा, 1 जीरो से 0 मरेगा। 10% by mass, that is the answer। है बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, नोट करते जाना अपना। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। अब हमसे क्या कहते हैं, यदि 40 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 2 लीटर विलयन बना लिया, ठीक है, हमें मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है कितना, 40 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कितना, 2 लीटर, और हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बताया गया था, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब भैया मोलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, 72, 12 और 96 कितना हो जाएगा, 100 और 80, 180 रख दो वैल्यू पुट कर दे, क्या मिलेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, मोलर मास 180, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, लीटर में है तो हमें 1000 के गुणा करने की जरूरत नहीं, 0 से 0 मरेगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 1/9, अब भाग दे दो, 0.11 मोल पर लीटर। ओके, नोट कर लीजिए। चलो अब बात करते हैं आगे कुछ और जो अभी हमारे सांद्रता पर बचे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। गोलकता के बाद अब हम बात करेंगे नॉर्मलता की। नॉर्मेलिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा नॉर्मेलिटी। देखिए जिस तरीके से मोलैरिटी में था कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, ऐसे नॉर्मेलिटी में होता है सांद्रता ग्राम तुल्यांक पर लीटर, सांद्रता ग्राम तुल्यांक पर लीटर में, इसे बोलते हैं हम लोग विलयन की नॉर्मेलिटी, विलयन की नॉर्मलता। इसका मतलब हम कह सकते हैं 1 लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
विलियम की नॉर्मलता कहलाती है। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होती है, इसको जानते हैं। देखिए, ग्राम तुल्यांक है किसी पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसे हम ग्राम तुल्यांक कहते हैं। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास को E से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मेलिटी को N से, मोलरिटी को ध्यान रखना कैपिटल M से, ठीक है ना। तो ये चीज याद है। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है किसी पदार्थ का अणु भार मोलर मास अपॉन स्ट्रेंथ। अब ये स्ट्रेंथ क्या होती है, ताकत, समझते हो ना। अब अलग अलग आपके सॉल्यूट, जैसे मान लो कोई सॉल्ट है, लवण, तो लवण की स्ट्रेंथ जो होती है सॉल्ट्स की, वो उनके आयनों की वैलेंसी के बराबर होती है। कैटायन या एनायन जो होते हैं, लवण जो आयन देते हैं, जैसे NaCl क्या देता है, Na+ और Cl-। तो अब इसमें वैलेंसी कितनी है, दोनों एनायन कैटायन की 1, इसलिए इस लवण की स्ट्रेंथ, ताकत कितनी होगी, 1 होगी। अम्ल और क्षार में स्ट्रेंथ कैसे दिखते हैं, ऐसे जैसे मान लो HCl है, तो कोई अम्ल जितना न्यूट्रलाइज होने के लिए वाटर में से OH नेगेटिव लेता है या जितने H+ देता है, अब ये HCl 1 H+ दे रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ भी 1 होगी। अभी अगर होता है H2SO4 तो ये 2 H+ दे सकता था, इसकी स्ट्रेंथ 2 हो जाती। तो इस तरीके से स्ट्रेंथ देखने के लिए हम देखते हैं कि कोई एसिड, बेस या सॉल्ट कितना मैक्सिमम वैलेंसी कैटायन या एनायन की शो कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमारी स्ट्रेंथ निकल आती है, ठीक। स्ट्रेंथ निकालना बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। सॉल्ट के लिए आप उसका आयनाइजेशन करा दीजिए, एसिड में H+ देख लीजिए। अगर आपके पास बेस है, जैसे मान लो NaOH, तो NaH कितने OH दे सकता है, 1 OH-, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ 1 होगी। कोई जैसे CaOH का होल ट्वाइस, तो ये कितने OH दे सकता है, 2 OH दे सकता है, इसकी स्ट्रेंथ 2 हो जाएगी। अभी अगर CaCl2 ये सॉल्ट होता तो ये Ca ट्वाइस पॉजिटिव + 2 Cl-। अब देखो कैटायन एनायन की वैलेंसी देखो तो 2 दिख रही है, तो इस सॉल्ट की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 2। स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, समझने के लिए अपना नोट कर लेना कहीं साइड में। अब देखते हैं, तो ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे तुल्यांकी भार, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, एंड इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, ठीक है। ध्यान रहे, स्ट्रेंथ स्मॉल n, ये क्या है आपका आयनों के आवेश को देख करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, तो भाई नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा,
हमसे बोला गया कि 1 लीटर विलयन में घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखेंगे, विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। तो भैया वो भी क्या है ना, लीटर। अगर लीटर में नहीं है तो उसको बना लेंगे लीटर में। ठीक, अब हमें डायरेक्टली ग्राम तुल्यांक मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं दिए होते हैं, तो सीधे हम ग्राम तुल्यांक को रिप्लेस कर देंगे मास अपान इक्विवेलेंट मास से। तो भैया अब हमारा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के लिए क्या निकल के आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास of solute into volume of solution in liter। ठीक है, अगर ये लीटर में ना हो तो बना के, ठीक, ये नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिख दो, n इज इक्वल टू मास मान लिया हमने, स्मॉल w है, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट E है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है। अगर ये ml में हो तो इसको 1000 से भाग दे करके लीटर बनाओगे तो ये 1000 पहुंच जाएगा उछल के ऊपर। तो इस तरीके से अगर ml में वॉल्यूम है, जनरली हम लोग ml में ही लेते हैं ज़्यादातर, इसलिए सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कभी मान लो कह दे कि इतने नॉर्मल विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम सॉल्यूट के लगेंगे, तो सीधे सॉल्यूट की क्वांटिटी W बराबर ये E और V इधर आ जाएंगे, ENV और 1000 नीचे। तो ये आ जाएगा एक और डायरेक्ट फॉर्मूला जिसे आप W बराबर ENV बटे 1000। ओके, नोट डाउन। चलिए अब आगे बात करते हैं मोलैलिटी की। मोललता, मोललता क्या होती है? मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के पर किलोग्राम में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम सॉल्यूशन की मोललता कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं लिया गया, क्या लिया गया है? मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, मोललता कहलाती है। सीधा सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है ना, मोल्स मान लीजिए ना मालूम तो आपको नहीं बताया था कि मोल्स की जगह आप क्या ले सकते हो, मास अपान मोलर मास।
तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into mass of solvent in किलोग्राम। ठीक है, यानी मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल मोलर मास को m डैश मान लो इंटू कैपिटल M, या आप इसको WA इसको WB, तो ये MB हो जाएगा। ठीक है ना, बस ऐसे। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि किलोग्राम बनाना है, तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से आप मोलैलिटी निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मोल प्रभाज। इसे मोल अंश भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए मोल अंश, मोल प्रभाज, सॉल्यूशन की अब मोल जो हम कॉन्सेंट्रेशन बताएंगे वो टोटल मोल में, सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट जो इस सब के मोल है। तो जैसे मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब एक का मान लिया स्मॉल एन कम अमाउंट में, एक का मान लिया कैपिटल एन, या NaNB भी आप मान सकते हैं। तो भैया अब इनकी आपको सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, N प्लस कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इसमें से कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का है और कितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, इसे बताने के लिए यूज किया जाता है मोल फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। विलियम के किसी घटक के मोल तथा विलियम के कुल मोलों के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। उस घटक का मोल प्रभाज कहते। विलयन के किसी घटक के मोल, या यहां पे आप कर दो किसी एक घटक के मोल, तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। लाइक दैट एक्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, सॉल्यूट के मोल हमने क्या माने स्मॉल है, तो विलय के मोल बटे विलय धन विलायक के, विलय के मोल धन विलायक के मोल। दैट्स एक्स सॉल्यूट बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये आ गए सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। इसी तरह
सॉल्वेंट का अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, x ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलायक के मोल ऊपर लेना, जिसका लेना मोल फ्रैक्शन निकालना है जिस कंपोनेंट का उसके ऊपर, तो विलायक का के मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। एक्स सॉल्वेंट को लिख सकते हैं कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये होता है मोल फ्रैक्शन। बहुत आसान, सारे कंपोनेंट्स को मोल में बदल देंगे और फिर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा जिस घटक का, उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सीधा सा फंडा है, विलयन के किसी एक घटक के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को उस घटक का मोल फ्रैक्शन कहते हैं, जिसका निकालना हो उसके मोल ऊपर रखने, बांधने, टोटल मोल्स आपको नीचे रखने। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कभी कभी यूज होता है फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। ये देखिए मोलैरिटी जैसा ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आपके, आयनिक कंपाउंड एस NaCl, KCl, ठीक है ना, K2SO4, लाइक दैट, इस तरह के जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका जब हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसे फॉर्मेलिटी में, फॉर्मल में, ठीक है, निकाला जाता है। तो फॉर्मेलिटी कुछ और नहीं है, जब किसी आयनिक कंपाउंड का मास उसके फॉर्मूला मास के बराबर यूज कर लिया जाता है तो उसकी मोलैरिटी को हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। यानी फॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे वही चीज विलयन का आयतन लीटर, दैट्स ठीक। F इज इक्वल टू फॉर्मूला मास of solute upon volume of solution in liter, ठीक है, दैट्स। अब कुछ रिलेशन समझ लेते हैं, ये तो हो गई बातें आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ रिलेशन है, जैसे क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं, सबसे बढ़िया चीज है रिलेशन between normality and molarity, ये बहुत यूज होता है। देखो हमने नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों पढ़ी। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मेलिटी क्या होती है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये होता है मोलर मास अपॉन स्ट्रेंथ। रखो की जगह, तो n बराबर क्या आएगा, W अपॉन मोलर मास अपॉन स्ट्रेंथ इनटू वॉल्यूम। अब ये n कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर,
लिख दो n इंटू डब्ल्यू अपॉन m इंटू वी। और ये क्या लिखा है, देखो मोलैरिटी लिखा है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इंटू मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए क्वेश्चन। कई बार नॉर्मेलिटी दी है, मोलैरिटी पूछ दी, आप स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। अगर मोलैरिटी निकालनी है तो स्ट्रेंथ को डिवाइड करके मोलैरिटी निकाल सकते हो। नोट करते जाए, पेन कॉपी लेकर बैठना है और सारे काम छोड़ दीजिए। जब भी आप कोई वीडियो अटेंड करें, देखें, तो सबसे मस्त चीज़ है जो बताया जा रहा है उसको आप नोट डाउन करते जाइए, अन्यथा भूल जाएंगे। मानते हैं ये चीज़ें आपको पढ़ा चुके थे, लेकिन फिर भी जो न्यू व्यूअर्स हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिन्होंने पढ़ा उनका रिवाइज हो रहा है, चीज़ें आप दोबारा से सीख रहे हैं। सो नोट जरूर करना है। इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे बढ़िया से न्यूमेरिकल्स करेंगे।